हिमाचल प्रदेश असेंबली की इमारत के मेन गेट पर खालिस्तान का झंडा लगाए जाने के मामले में वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। सुबह जब मकामी लोगों ने असेंबली की इमारत के मेन गेट पर खालिस्तान का झंडा देखा तो उन्होंने पुलिस को इसकी इत्तला दी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और असेंबली के मेन गेट पर लगाए गए झंडों को हटाया गया। असेंबली की इमारत के बाहर दीवारों पर खालिस्तान लिखा हुआ था, जिसे पुलिस टीम ने मिटा दिया। ये किसकी शरारत है? पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मालूमात के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के जरिए खालिस्तान के झंडे और पोस्टर लगाने वालों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग हिमाचल वासी हैं। पहले भी खालिस्तानी समर्थकों की कई विषयों को लेकर धमकियां आई हैं। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। हम लोग खुली चुनौती उनको देते हैं और किसी भी तरह से हमारा हिमाचल वासी, देशवासी जो है खालिस्तानी समर्थकों से और उनके धमकियों से किसी भी तरह से नहीं डरने वाला है। और आज जो इन्होंने यहाँ पर हरकत की है, इस विषय में यहाँ पर एक केस रजिस्टर तो हम लोग कर रहे हैं और तुरंत जितने भी नियर बाय के सीसीटीवी कैमराज हमारे लगे हैं, कैमरा से फुटेज निकाल के देखेंगे और जो भी व्यक्ति सामने आएगा जिसके बारे में पता चलेगा उसे दंडनीय अपराध के तहत जो है हम लोग केस यहाँ पर रजिस्टर भी करेंगे। उसे जो है वहाँ पर सजा भी इस विषय में मिलेगी। देखिए, सबसे पहले जानकारी मुझे अपने सब इंस्पेक्टर के थ्रू, वह एक हमारे जानकार हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन पे इस बात की जानकारी दी थी। जितने को हम पहुँचे उतने को यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज नारायण सिंह और उनकी टीम मौजूद थी। एसएचओ धर्मशाला भी आ गए थे। मूलतः रूप से ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिसफिगर किया गया है और किसने किया है वो जांच का विषय है। तो इसमें इस समय हम एचपी पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत ही कार्रवाई अमल में लाएंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि खालिस्तानी सबसे महफूज जगह पर झंडा लगाकर चले गए और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होती है वहां खालिस्तानी झंडा फहराकर चले गए। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी तो लगी हुई है गुंडे को बचाने में, रात में हाईकोर्ट खुलवा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल प्रदेश का अपमान है, हिमाचल प्रदेश की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। खालिस्तानी झंडा फहरा के चले गए। बीजेपी सरकार मौन है, खामोश है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जिनके राज में खालिस्तानी झंडा फहरा के चले जाएं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अपमान है हिमाचल प्रदेश की जनता का। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमरावती से आजाद रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वाज़ेह है कि नवनीत राणा हनुमान चालीसा हाथ में लिए अस्पताल से बाहर आई। याद रहे कि नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। इसी के बाद उन्हें कई दिन जेल में रहना पड़ा। फिलहाल वो मशरूत जमानत पर रिहा हैं। तो हनुमान भगवान के नाम पे, श्री हरि भगवान के नाम पे, राम भगवान के नाम पे मुझे जेल में डाला गया। और 14 दिन में अगर महिला की आवाज़ दबा सकते हैं, मुझे लगता है महिला इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर भगवान के नाम पे 14 दिन डाले हैं और श्री राम के नाम पे 14 दिन मुझे अगर जेल में डालते हैं तो 14 साल भी रहने के लिए मैं जेल में तैयार हूँ। सवाल सीधा है कि भगवान का नाम लेना देशद्रोह है क्या ये भारतवर्ष में? मुझे लगता है कि मेरा गुनाह, मैंने पूछा कि मेरा गुनाह क्या है। अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे 14 दिन नहीं, पूरा जिंदगी अंदर रखे तो भी मैं बर्दाश्त करूंगी, पर ना इंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप सीधा तस्वीरें देखें कि लीलावती अस्पताल से जो है नवनीत राणा अपने पति रवि राणा के साथ अस्पताल से बाहर आ गई हैं। यहाँ पर जो उनके समर्थक थे, बीजेपी की कुछ नगर सेविका यहाँ पर हैं जो इनका यहाँ पर स्वागत कर रही हैं, सत्कार कर रही हैं। आज 3 दिन लीलावती अस्पताल में इलाज करने के बाद नवनीत राणा अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। आपको बता दें कि
11 दिन जेल में रहने के बाद जब इन्हें जमानत मिली तो जेल से सीधा नवनीत राणा लीलावती अस्पताल आकर भर्ती हो गई थी। यहाँ पर अपना इलाज इन्होंने कराया। नवनीत राणा का आरोप था कि जेल में उन्हें ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनके जो गर्दन की दर्द है वो काफ़ी बढ़ गई थी। स्पॉन्डिलिसिस जो नामक इनकी बीमारी थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही थी, जिससे वो परेशान हो चुकी थी और उसी का इलाज कराने के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज 3 दिन बाद वो अस्पताल से बाहर आई हैं। यहाँ पर उनके हाथों में अगर आप देखें तो हनुमान चालीसा का जो है पुस्तिका एक थी और अभी यहाँ पर शंख जो है वो बजाया जा रहा है। किस तरह से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि 11 दिन के जमानत जेल में रहने के बाद जमानत मिली, जमानत मिलने के बाद अस्पताल में आना, यहाँ पर भर्ती होना और अब जो है यहाँ से ये डिस्चार्ज हो चुकी है। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से शंख बजाया जा रहा है और यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए पिछले कई दिनों से जब दोनों ने राणा दंपत्ति ने यह तय किया था कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद इन दोनों के ऊपर केस किया गया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद अदालत की जो है लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद अदालत से इन्हें जमानत मिली और उसके बाद जमानत मिलने के बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल नवनीत राणा भी यहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल पुलिसकर्मी हैं जो उन्हें यहाँ पर बात करने से मना कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए नवनीत राणा अब यहाँ से निकल चुके हैं, यानी अब जो है यहाँ पर ये मीडिया से बात करने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि 3 दिनों के इलाज के बाद नवनीत राणा आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। और नवनीत राणा के शौहर रवि राणा से हमारे साथी प्रशांत पांडे ने खास बातचीत की। रवि राणा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि नवनीत राणा आज डिस्चार्ज हुई हैं। सर, आज अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं मैडम, क्या कुछ कहेंगे, आगे का क्या कुछ कहेंगे? अस्पताल में अभी डिस्चार्ज हुआ है, थोड़े दिन उनको आराम करना पड़ेगा और जल्द से जल्द हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में न्याय हमको मिलेगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के प्रेशर में कोई भी हमको न्याय देने को तैयार नहीं है। न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास है। न्यायालय ने पूरी तरह से राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री को चपकार लगाई है कि राजद्रोह का गुनाह बनता नहीं है और न्यायालय में हम जाएंगे। जिन्होंने हमारे पास अन्याय किया, एक महिला सांसद को जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया, अपमान किया, उनका जो दुखी किया उनको, और मुख्यमंत्री ने द्वेष के भावना से उन पे जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है रावण का जो अहंकार था वो भी राम ने उसका विनाश किया था, वैसा ही विनाश उद्धव ठाकरे जी का भी मुंबई महानगर पालिका में होने वाला है। महाराष्ट्र की जनता हनुमान भक्त, राम भक्त इनको सबक सिखाएंगी। रवि जी दिल्ली जाने वाले हैं, क्या वहाँ पर बातें करेंगे, क्या शिकायत करेंगे राज्य सरकार की, ऐसी बातें हैं? बिल्कुल, अभी नवनीत राणा जी ने बताया, मैं पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाऊंगी, पीएम साहब के पास भी तकरार करूंगी, गृह मंत्री जी को भी तकरार करूंगी। आज मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब महाराष्ट्र जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा था उतनी तेज़ी से पीछे लाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। आखिरी सवाल, संजय राउत ने ट्वीट किया है कि यूपी जाने वाले हैं 10 जून को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, यूपी का दौरा उनका कितना कार्य? मुझे लगता है कि संजय राउत यूपी का दौरा हिंदुओं को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, पर उन्होंने एक्चुअल पाकिस्तान में दौरा करना चाहिए। जिस तरह से उनकी तरीके काम करने के, वो अयोध्या में सिर्फ वोट की राजनीति करने जा रहे हैं। रवि राणा जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि आज जो नवनीत राणा डिस्चार्ज हो चुकी है, लेकिन अब आने वाले समय में दोनों दिल्ली जाएंगे, जहां पर राज्य सरकार के खिलाफ जो है शिकायत की जाएगी, केंद्र सरकार में की जाएगी और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि दिल्ली कब जाना है, कैसे जाना है, ये पूरी शेड्यूल जल्द से जल्द तय किया जाएगा। कैमरामैन सरोज के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हुए इजाफे पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने 2014 से गैस सिलेंडर की कीमत का मवाजना करते हुए कहा कि कांग्रेस के वक्त में सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी। 2022 में बीजेपी के दौरे हुकूमत में सिलेंडर की कीमत कहीं ज्यादा हो गई है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि आज के एक सिलेंडर की कीमत में पहले 2 सिलेंडर खरीदे जा सकते थे। गरीबों के लिए सिर्फ कांग्रेस ही सोचती है। बीजेपी लीडर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अनूप चिटकारा ने रात बग्गा की दरख्वास्त पर अपनी रिहाइशगाह पर हंगामी बुनियादों पर समाअत की और बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। इससे कबल मोहाली की अदालत ने बग्गा के खिलाफ
गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। बग्गा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया उससे जाहिर होता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी से खौफ खाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। वाज़ेह रहे कि 1 अप्रैल को बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बग्गा ने 30 मार्च को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के एहतजाज के दौरान मुतनाज़े तबसरा किया था। जो आपके अमृतसर के विधायक हैं ने ये कहा कि जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की फौज और पंजाब के सारे मंत्रियों की फौज टीवी पर ला दी मेरे खिलाफ, ये दर्शा दिया कि अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए। उनको रात को नींद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हमें जेल में डाले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाले। मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। आप एफआईआर करके, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारी आवाज बंद करा लेंगे, आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचा लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सवाल आपके तब तक पूछे जाएंगे जब तक हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डलाएंगे। और मैं माइनॉरिटी कमीशन का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चीज पे पंजाब सरकार को नोटिस भेजा, जो वहां पे मेरे को पगड़ी नहीं पहनने दी गई। अभी ये शुरुआत है, ये चलती रहेगी। एक से हम निपटेंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। केजरीवाल शुरू से ही डरता है, घबराता है तेजिंदर से, और आज से नहीं, जब से पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था उसके पहले से ही ये आतंकित रहता था। इसके गलतियों को तेजिंदर शुरू से उजागर करता रहा है और इसने कोशिश भी की थी तेजिंदर को अपने साथ लेने की, अपनी पार्टी में लेने की। कुमार विश्वास भी 2 बार हमारे यहाँ आए थे तेजिंदर से मिलने, इसको बुलाने उस समय, लेकिन इसने उनके साथ नहीं गया और उसके बाद से ये काफ़ी घबराता है। उस समय के आपके कार्यकर्ता कहते थे कि केजरीवाल साहब को रात में भी तेजिंदर आता है सपने में। तो ये तो सिलसिला है, चलता रहेगा जब तक केजरीवाल सत्ता में है या सुधर नहीं जाता, ये अपने आप में चलता रहेगा। खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में सुशीला इंटर कॉलेज के बाहर एक्रोबेटिक्स करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ। इस हवाले से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, आखिर रोमियो स्क्वाड क्यों फाल नहीं है। हालांकि पुलिस शरपसंदों को पकड़ने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाने की बात करती है, लेकिन ऐसे लोगों पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद पुलिस ने कलाबाजियां करने वाले नौजवान की तलाश शुरू कर दी है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि सुशीला कॉलेज सिहानी गेट में जब छुट्टी होती थी और जब लड़कियां वहां से बाहर निकलती तब एक लड़के का वीडियो दिखाई दे रहा था जो कि गुलाटी मारता था। सिहानी गेट पुलिस ने तुरंत उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उस लड़के की पहचान कर उसको पकड़ लिया है। लड़के का नाम दुष्यंत कुमार है जो कि दिभई बुलंदशहर का रहने वाला है और वर्तमान में थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में निवास कर रहा है। उसकी उम्र 20 वर्ष है। इस लड़के के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर तनाज़े के दरमियान मुंबई पुलिस ने सूती आलूदगी के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वाली मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ नूरानी मस्जिद पर पुलिस ने सूती आलूदगी के तहत केस दर्ज करके साउंड सिस्टम मशीन और लाउड स्पीकर तक जब्त कर लिया। दूसरा मामला लिंकिंग रोड कब्रिस्तान मस्जिद सेंटा क्रूज का है। इस मस्जिद में भी सुबह 5:35 पर लाउड स्पीकर से अजान देने पर मामला दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सूती आलूदगी गाइडलाइन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। अमन इत्तेहाद, मोहब्बत उख़्वत के पैगाम को आम करने के लिए बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
रियासत के साबिक एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार ने अपने खुसूसी खिताब में मुल्क के दस्तूर और अक़लियतों के हुकूक पर रोशनी डाली। प्रोफेसर वर्मा कुमार ने कहा कि मौजूदा दौर में नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए सभी मज़ाहिब में इत्तेहाद कायम होना ज़रूरी है। वहीं नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए सभी मज़ाहिब में इत्तेहाद होना चाहिए। Thinking people of the society who constitute the majority in this country come together and put their foot down on such hate campaigns in whatever manner it is being done. It is a very unfortunate situation where the governments are also indulging in such hate campaigns, both at the center and in the states. It is time that such elements are weeded out of power and a strong message is sent that there is no place for hatred in our constitution and in our society. अफसोस की बात है कि नफ़रतों की, दुश्मनियों की, लाक़ानूनियत की, जुल्म की, तशद्दुद की जो फ़िज़ा परवान चढ़ाई जा रही है, इस पर प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार साहब ने बहुत तशवीश का भी इज़हार किया और इस मुल्क की सही बुनियादें क्या है, दस्तूर क्या बातें कहता है और उसको किस तरह फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, उस पर तफसील से बात की और शुरका ने भी इस सिलसिले में मौसूल से बहुत सारे सवालात किए। एक और अहम खबर, चंद देवसर कुलगाम में दौरान शब मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। पुलिस के मुताबिक लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। वक्फे वक्फे से गोलियों का तबादला हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है। नाज़रीन, चेन देवसर कुलगाम में एनकाउंटर जारी है और जो पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा है अभी कि इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट जो है वो फंसे हुए हैं, उनको ट्रैप किया गया है। उसके साथ साथ पुलिस ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि शुमाली कश्मीर में 2 साल से एक्टिव और नहायत ही मतलूब हैदर मिलिटेंट जो है, पाकिस्तानी मिलिटेंट, वो इस एनकाउंटर में फंसा हुआ है, उसको ट्रैप किया गया है। एनकाउंटर जारी है, वक्फे वक्फे पे फायरिंग जो है वो हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया है। आप कुछ मनाजर देख सकते हैं, मेरे पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो तैनात हैं और काफ़ी चौकन्ना है। इसके साथ साथ पूरे इलाके को, इस इलाके को जो है एनकाउंटर साइट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, फ़ौज और CRPF इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और वक्फे वक्फे पे फायरिंग जो है वो जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, देवसर। रूसी फौज का यूक्रेन की फौज लगातार मुकाबला कर रही है। अपने शहरों की हिफाजत में मज़ाहमत जारी है। इस बीच यूक्रेनी फौज ने रूस की दिफाई गाड़ी BTR-80 को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के शहरों पर फतह पाने के लिए रूस ने नई नई चाल चली थी, नई नए डिज़ाइन तैयार किए थे। उसमें एक डेडली कॉम्बिनेशन था, वो पैरा ट्रूपर्स और BTR-80 का। यहाँ पर आज हम आपको कुछ सबूत दिखाएंगे। उससे पहले बताऊंगा कि जो BTR-80 के साथ साथ जो पैरा ट्रूपर्स चलने वाले थे, जो आसमान से ऊपर से एक के बाद एक पैरा ट्रूपर्स यहाँ पर उतरे थे और उसके बाद BTR-80 का जो दस्ता था उसके साथ जुड़ना था। अगर पैरा ट्रूपर्स की बात करें तो रूसी सेना का वो विशेष दस्ता, वो हर चीज़, हर किसी स्थिति पर कंट्रोल के लिए वो विशेष दस्ता बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर कैसे, देखिए एक के बाद एक सबूत, ये पैरा ट्रूपर्स का जो पैराशूट है उसके सबूत आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि जब यहाँ पर नीचे आए और उसके बाद उनके जो बाकी जो साथी थे वो पैरा ट्रूपर्स यहाँ एक के बाद एक साथ में आते गए और यहाँ पर उन्हें जो BTR-80 जो जहाँ के यूक्रेन पर फतह पाने के लिए एक घातक हथियार जिसको कहें, ये घातक टैंक जो रूसी सेना का है उसको मैदान में उतारा गया था। BTR-80 दरअसल BTR-60 का अपग्रेड मॉडल है और ये पर्सनल आर्म कैरियर जिसको कहा जाता है, तेज़ी से चलता है। इसके जो टायर हैं वो टायर अलग तरीके से बनाए गए हैं। किसी भी स्थिति होती है वहाँ पर जियोग्राफिकल, वहाँ पर ये आराम से चलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर वो तमाम सबूत आपको दिखाएंगे कि कैसे पैरा ट्रूपर्स और BTR-80 दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन करने के बावजूद भी यूक्रेन सेना के हाथ क्या हालत हुई उनकी। ये देखिए पूरा का पूरा BTR-80 पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर जवानों को क्या कीमत चुकानी पड़ी, ये
जवान का जो है वो शू दिख रहा है आपको। ये देखिए, एक जवान यहाँ से वापस नहीं लौट पाया, उनको वो कीमत चुकानी पड़ी यूक्रेन पर फतह हासिल करने के लिए। ये डॉडली कॉम्बिनेशन बनाया गया था, एक नई चाल थी कि पैरा ट्रूपर्स और BTR-80 को, चूँकि ये USSR का सबसे घातक, उस ज़माने में जब USSR और अफगानिस्तान का वॉर हुआ तब रशिया ने इसको बनाया था और ये BTR-60 के बाद नया मॉडल बना और सबसे घातक जो दस्ता है उसके अंदर इसको शामिल किया गया। तो ये पर्सनल आर्म कैरियर है जिसके साथ साथ इसकी टैंक भी होती हैं, मशीन गनें भी होती है। और यहाँ पर कैसे स्थिति आई कि आखिरकार BTR-80 जो रशिया का सबसे घातक हथियारों में माना जाता है उसको भी पूरी तरीके से यूक्रेन सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया। यहाँ जो पैरा ट्रूपर्स आए थे उनको भी यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा, जो बच पाए वो, बाकी सबको यहीं पर मार गिरा गया। तो यही वो जगह जहाँ पर जंग थी, खासतौर पर रूस और यूक्रेन की कीव पर फतह पाने के लिए। आसपास के शहरों में से यहाँ पर वेलिका दिमिरवका से ये पूरा दस्ता आया था रूस का, और उस बावजूद आने के बाद उनकी स्थिति क्या हुई ये तस्वीरों में साफ तौर पे देख जा रहा है। और जो रशिया का जो प्लान था यहाँ पर शहर पर कब्जा पाना, वो दरा का दरा रह गया और उनको वो कीमत चुकानी पड़ी। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, वेलिका दिमिरवका। जनूबी कोरिया में कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 40,000 से ज़ायद नए मामले सामने आए हैं। महकमा सेहत के हुक्काम ने ये इत्तला दी है। महकमा सेहत के अहदेदारों के मुताबिक कोरोना वायरस के केसेस में ये हालिया इजाफा इसके इंतहाई मुतादिद किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव की वजह से है। जनूबी कोरिया में अब तक 4 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा लोगों को दोनों वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 3,451 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। इसी अरसे में 3,089 लोग कोरोना से शिफायाब भी हुए। फिलहाल मुल्क में 20,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। अब तक मुल्क भर में 190 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं मास्क और दीगर एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने की अवाम से लगातार अपील की जा रही है। आलमी तंजीम सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने यूक्रेन के सदर मुकाम कीव का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान 200 मुख्तलिफ तिब्बी इदारों का मुआयना किया जो कि रूस के हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। उन्होंने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जंगी हालात में तिब्बी इदारों को कतई तौर पर निशाना नहीं बनाना चाहिए। टेड्रोस ने मीडिया से खिताब के दौरान यूक्रेनी हुकूमत और अवाम से कहा कि आपको हमारा भरपूर ताउन हासिल रहेगा। यूक्रेन के तिब्बी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए WHO की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत अमन की है और जंगबंदी के लिए हम रूस से लगातार अपील कर रहे हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना ने क्या ही खूब कहा है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। माँ की ममता लाजवाल है, वालदा की मोहब्बत और उल्फत लाफानी है। इसकी चाहत औलाद के लिए फूलों की खुशबू की मानंद है, जिसके प्यार और मोहब्बत के जज्बात और एहसासात में हरगिज़ हरगिज़ कोई नुमाइश, कोई दिखावा नहीं होता। जी हाँ, कहने को आज मदर्स डे है, यानी माओं का आलमी दिन, जिसे दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में हर बरस मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है, जिसमें अपनी वालदा से मोहब्बत का इजहार किया जाता है। औलाद के तई दी गई उनकी कुर्बानियों को याद करके अक़ीदत और मोहब्बत का गुलदस्ता उनकी खिदमत में पेश किया जाता है। लेकिन इस्लामी तालीमात के मुताबिक वालदा के कदमों के नीचे जन्नत है। हर दिन, हर लम्हा, हर पल अपनी वालदा के लिए वक्फ कर दिया जाए तब भी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तारीख़ी एतबार से मदर्स डे का आगाज़ अपने अहद की एक मुमताज़ मुसल्लह शायरा, इंसानी हकूक़ की अलमबरदार और फलाही काम अंजाम देने वाली एक खातून जूलिया वार्ड ने 1870 में ईस्वी में अपनी माँ की याद से किया था, जिसे बाद में 1877 में पहला मदर्स डे के तौर पर मनाया गया। 1908 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में अनामेरी जारोस नामी स्कूली टीचर ने बाकायदा तौर पर
इस दिन को मदर्स डे के नाम से मनाने का आगाज किया। खबरों में इतना ही। आदाब।